नमस्ते। मैं राजेश सोलंकी एक उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज जो हमारा सब्जेक्ट है कि करंट सिनेरियो में व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, अपने पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और जिस इस बात करने के लिए हम लोग ने जिस गेस्ट को बुलाया है, जिनको जिस हस्ती को बुलाया है, उनको सिर्फ इंडिया का ही नहीं, सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया में शायद ही अगर हमको गिनना पड़े कि कौन से देशों में उन्होंने काम किया है, तो कौन से देशों में नहीं किया ये गिनना ज्यादा आसान होगा कि कौन से देशों में किया है ये बताने से। और एक समय ऐसा भी था कि उनके पास उन्होंने डायरेक्टली 20 से 25 हजार एम्प्लॉयज को हैंडल किया है, मतलब उतना वर्कफोर्स को उन्होंने हैंडल किया है। तो ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड्स। फिर वो रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो, रोड प्रोजेक्ट्स हो, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री हो, केमिकल हो, पेट्रोकेमिकल हो, पाइपलाइंस हो, तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग दुनिया के कई कई हिस्सों में उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगा कि ही इज द राइट पर्सन। वैसे मैं चाहता था कि उनकी पूरी हिस्ट्री, बिकॉज भले उन्होंने जो स्टार्ट किया, उनका स्टार्ट बहुत ही हम्बल फैमिली से रहा है, बहुत ही नॉर्मल थे बचपन में उनका फैमिली। उसके बावजूद उन्होंने जो उड़ान भरी है, जैसे हम लोग हमेशा उड़ान में किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी उड़ान जो हमारा ये बताने का जो रीजन रहता है कि किस तरह से आदमी अपने आप को ऊंचाई तक लेके जा सकता है। तो जरूरी नहीं कि हर बार आदमी बिजनेस करे और तो ही ऊंचाई तक लेके जा सकता है। उसका माइंड एंटरप्राइज होना चाहिए। उसका जो भी काम करे वो अपना समझ के काम करे। तो आदमी, जैसे कि उन्होंने एक ट्रेनिंग इंजीनियर करके एक नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग किया, उन्होंने कोई बहुत जैसे एमबीए, मास्टर, एमटेक ऐसा कोई डिग्री नहीं की लिया है। नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री लेने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी कंपनी, मतलब जिसका टर्नओवर 12 से 15 हजार करोड़ का टर्नओवर है, आपको समझ सकते हो 12 से 15 हजार करोड़ का टर्नओवर, मतलब अपना रेमंड कंपनी से भी ज्यादा लोगों को समझ में आया इसके लिए मैं बता रहा हूँ, रेमंड से भी ज्यादा जिसका टर्नओवर था, उसके ही वाज लीडिंग दैट कंपनी। और उस कंपनी को बहुत ही कम पीरियड में सिर्फ उन्होंने चालू किया तो 200 से 250 करोड़ का टर्नओवर से 12-13 हजार 15 हजार करोड़ तक टर्नओवर तक लेके जाना, इट इज नॉट जोक। ये जो जुनून रहता है ना, ये जुनून से जो आदमी काम करता है, उसके लिए बिजनेस हो या नहीं हो, कहीं पर भी वो काम करे, अपना समझ पे काम करेगा, तो उसकी तरक्की होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये बताने के साथ ही मैं अभी जयश्री सोलंकी जो मेरी वाइफ है उसको इंट्रो बोलूंगा कि एक शॉर्ट में उनका इंट्रोडक्शन करे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है कि करंट सिनेरियो में हम लोग कौन कौन से रोजगार हमारे पास अवेलेबल है और उसको किस तरह से उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो जयश्री, ओवर टू यू। नमस्कार। आज हमारे जो साथ गेस्ट है वो के एस ग्लोबल कंपनी के ग्रुप सीईओ है। इन्होंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिची से सिविल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की है। बतौर सीईओ उन पर पूरे के एस समूह को दुनिया भर में संचालित करने की जिम्मेदारी है। भारत, यूएई, थाईलैंड आदि और सभी सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर कंपनियों के लिए भी वे जिम्मेदार है। इन्होंने इस ग्रुप कंपनियों के प्रमुख क्षेत्र जैसे क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, गैस प्रोसेसिंग प्लांट, रिफाइनरी, स्टोरेज टर्मिनल, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, हाईवे कंस्ट्रक्शन और ऑफशोर फैब्रिकेशन इनका बड़ी खूबियों से संचालन किया है। और इस वजह से कंपनी का कारोबार 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अमेरिकी डॉलर से अधिक हुआ है। इसी वजह से के एस एस कंपनी CIS से सबसे बड़ी EPC निर्माण कंपनी बन गई। इसके अलावा कंपनी को ग्लोबल प्रोजेक्ट देने में भी इनका बड़ा योगदान है। KSS ग्लोबल के कार्यभार संभालने से पहले इन्होंने पुंज लॉयड के साथ काम किया। 1989 में एक ट्रेनी इंजीनियर के रूप में इन्होंने शुरुआत की। कई तरह की पोस्ट पर इन्होंने काम किया, जैसे कि साइट इंजीनियर, प्लानिंग और कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, कमिश्निंग मैनेजर, एस्टिमेशन हेड और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जैसे जिम्मेदारियां निभाई। इन्होंने दाभोल एनरॉल के लिए ऊर्जा टर्मिनल, IOCL के लिए कांडला से भटिंडा पाइपलाइन और ऐसे ही कई अन्य परियोजनाओं का प्रबंधन किया है। काम के तजुर्बे के साथ साथ वे बैडमिंटन और फील्ड हॉकी में भी रुचि रखते हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को
Pankaj Jain. Welcome, Pankaj Jain. पंकज नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते पंकज, जिससे पहले हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले जो दर्शक हैं, हमें उनके और एक मैं जानकारी देना चाहूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि सीआईएस बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। व्हाट इज सीआईएस? सीआईएस मतलब ये जब रशिया थी, रशिया फेडरेशन अलग होने के बाद रशिया छोड़ के जितनी भी कजाकिस्तान और उसके साथ में एक 9-10 कंट्रीज है, वो जो पूरी कंट्री काफी बड़ा एरिया है, मतलब रशिया का ऑलमोस्ट 70% एरिया, पहले वाली रशिया का 70% एरिया, उसमें ये केएसएस कंपनी को नंबर 1 कंपनी बनाने में पंकज जैन वाज द वन हैंडेडली ही हैज मेड द कंपनी नंबर 1 इन दैट होल एरिया। और एनरॉन का इधर जिक्र हुआ। एनरॉन प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में आया था, रत्नागिरी दाभोल पावर प्लांट अभी जो इसको कहते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट था, इसका प्रोजेक्ट के हेड थे पंकज जैन। और उस समय इनका जो रुतबा था, यहां से जब जानते थे, हेलीकॉप्टर था इनके पास, हेलीकॉप्टर से जाते थे, हेलीकॉप्टर से आते थे। और वो बहुत अच्छी तरह से, मैं बोलूंगा उस समय पूरे भारत में इस क्वालिटी का कोई प्लांट नहीं था। इतना बेस्ट क्वालिटी का प्लांट वहां पे बना और उसका काफी श्रेय, मतलब जो एग्जीक्यूशन का जिम्मेदारी पंकज जैन जी के पास थी। तो ऐसे पंकज जैन जो अलग अलग क्षेत्र से उनको एक्सपीरियंस रहा है, तो हम लोग आज उनसे डिस्कशन करेंगे, उनसे मालूम करेंगे कि किस तरह से आज की जनरेशन, आज के माहौल में जो प्रॉब्लम है, जॉब क्राइसिस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग किस तरह से उसको फेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम है चिल्लाते रहने से अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। तो उसमें क्या किया जा सकता है, यही जानने के लिए हम लोग पंकज जैन जी से मिल रहे हैं। तो पंकज जैन, और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि पंकज जैन इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। एंड आई एम रियली थैंकफुल गॉड कि आई गॉट सच अ गुड फ्रेंड। तो पंकज, आई विल लाइक टू लिसन फ्रॉम यू नाउ। Thank you, Rajesh. I think pleasure is mine as well. You yourself are icon of Thane, successful industrialist, and thank you for inviting me. आपने कहा मुझे आज का ये जो विचार हैं ये हिंदी में करने हैं, लेकिन मेरी हिंदी अच्छी नहीं है और अंग्रेजी भी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं मिला जुला के करने की कोशिश करूंगा। दोनों का एक ही हाल है, तो उससे मतलब नहीं, हम लोग कम्युनिकेट कर पाए, जो भी अपने को कम्युनिकेट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो करेंगे। एंड आज राजेश जो टॉपिक है, आज के सर्कमस्टांसेस में बहुत ही प्रेसिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इंडिया बिफोर कोविड ऑल्सो वी हैड अ सिचुएशन रिजल्टिंग आउट ऑफ ग्लोबल सिनेरियो, जिसमें कि जॉब्स वाज अ बिग इशू। और कोविड के बाद से तो आई वुड से इट इज दैट कोविड पैंडेमिक हैज रिजल्टेड इन a serious issue as far as the employment is concerned. So what is happening today is, if you see India as a whole, new hiring is almost stopped. When I say almost, it is almost completely stopped. All the companies are cutting costs, and while cutting costs, cutting number of people has become a practice. And I am seeing this across various segments. I am from oil and gas, EPC, construction sector, so I know this well. I have my interest, my personal interest in food industry, chemical industry, so I know a little bit about that. I have some friends in other industries, so all I'm hearing is, job losses galore, like all across sectors, all across regions, all across age groups, there are job losses. So what can we do? Now, one is we just be in despair, that now nothing can be done. Second is to look at options available to us. और मेरे जो विचार हैं राजेश, मैं जो भी कहूँगा, ऑफ कोर्स ये मेरी अपनी इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस रहेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट आई नो बेटर। मुझे एग्रीकल्चर का आइडिया नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर सकता हूँ। एंड ये मेरे अपने विचार हैं, तुम या कोई भी और डिफरेंट विचार रख सकता है। सो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट व्हाट आई रियली थिंक अबाउट दिस सिनेरियो एंड व्हाट कैन वी डू टू गेट ओवर इट। मैं सोचता हूँ कि किसी भी कंट्री में देयर आर 4 पिलर्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और ये जो 4 पिलर्स हैं, ये एक है गवर्नमेंट, एक है हमारी इंडस्ट्री, एक है यूनिवर्सिटी, और एक है पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, बट मैं उसको लास्ट में एड्रेस करूंगा। सो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी एंड द पर्सन हिमसेल्फ। सो मैंने आज क्या सोचा, जब मुझे आपने ये इनवाइट किया, कि मैं इन चारों टॉपिक्स पे ये बोलूंगा कि कौन से 3 मेजर पॉइंट हैं जो आज हमें चेंज करने चाहिए या बेटर इंप्लीमेंट करने चाहिए, जिससे कि हमको
इमीडिएट रिजल्ट्स मिले। आज जरूरत ये नहीं है कि आज हम एक प्लान बनाएं तो उसके 7 साल बाद कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमें चाहिए कि आज जो हम एक्शन लें उसके 3 से 6 महीने में हमको रिजल्ट्स मिले, हमारा जॉब सिचुएशन कंट्री का इम्प्रूव। So Rajesh, I would like to come to straight to the point, and first is I would say about the government, that what can government do differently to tide over this current crisis. पहला पॉइंट जो गवर्नमेंट में है, I would say the government has to do, which is a simpler point, is announce big projects and implement big projects. और ये उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, हमें बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे, वो गवर्नमेंट का काम है, मैं उसमें एडवाइज नहीं करूंगा। बट मैं इतना कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हमारी कंट्री ने सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखी थी। उस वक्त में हमारी कंट्री की लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। आज हमें वही चाहिए। आज हमारे कंट्री को बिल्ड 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 अप्रोच होनी चाहिए। आप रोड्स बनाइए, हाईवेज, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, बिल्ड 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 हैज टू बी द मंत्रा। एक बार ये शुरू हुआ तो बाकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज, चाहे वो पावर हो, सीमेंट हो, स्टील हो, ट्रांसपोर्ट हो, सब इंडस्ट्रीज में इमीडिएट इंपैक्ट आएगा एंड वी विल गेट बैक टू प्रोबेबली अटल बिहारी वाजपेयी गोल्डन टाइम। अब इसमें एक छोटी सी एडिशन मैं ये करना चाहता हूं कि आज इंडिया में क्या हो रहा है, जब बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं तो बहुत सारी कंपनी टेंडर ले लेती हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, कैपिटल नहीं है, काम नहीं शुरू होता है। आज गवर्नमेंट को ये करना है कि 5 या 6 कंपनी हर सेक्टर में आइडेंटिफाई करनी है, उन्हीं को काम देना है। इशू आज सिंपल है कि आज काम देना है और काम शुरू होना है ग्राउंड पे। तो शुरू होने के लिए अच्छी बैलेंस शीट, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और अच्छी रिसोर्सेज, ये तीनों ये इंपॉर्टेंट है। आज आपने काम दे दिया, वो कंपनी ने काम शुरू नहीं किया 3 साल तक, तो उसका मीनिंग ही लूज हो जाएगा। तो दिस इज स्ट्रेट अवे माय नंबर 1 suggestion to the government: build with identified companies, shovel on the ground, work to start right away। और इसकी हमें जरूरत है इस चीज की। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा राजेश के ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, चाहे वो PSUs हैं, इनके जो CMDs और CEOs हैं और इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाना है। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे उनको टाइम में कंप्लीट होना है, और टाइम में कंप्लीट होना है इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्योंकि अगर किसी में 30,000 लोग चाहिए एक प्रोजेक्ट में आज, तो अगर आपने 3,000 डाले तो वो 10 साल चलेगा, लेकिन आपको 30,000 ही डलवाने हैं, टाइम में कंप्लीट होना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हेड को दीजिए। और अगर नहीं अचीव करते हैं तो प्यूनिटिव मेजर्स होने चाहिए, उनके बेनिफिट शुड बी टेकन अवे। आई वुड से इट शुड बी, they should be working like a private sector कि there is a project 18 महीने का है, आपको करना है, उस वे में, हाँ, टाइम बाउंड होना चाहिए। उस वे में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर प्रेशर बनेगा, उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, और सडनली द इकोनॉमिक एक्टिविटी विल गो ऑन। तीसरा मैं एक कहूंगा राजेश की आज हमारे देश में चाइना से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, देश के अंदर में इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, कोविड इशू है, लेकिन ये सब हमारे एनिमीज हैं, ये हमें पता है, हम इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं। एक कैटेगरी है जो इनविजिबल एनिमी है और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एनिमी है, वो है सो कॉल्ड ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि एक्ट नहीं करते हैं। ये हमारी प्रोग्रेस के पीछे प्री कोविड ऑल्सो हमारा देश पिछले 10-15 सालों में जो पीछे गया है या 20 सालों में, उसका एक कारण है। और मैं ये देखता हूं, हर रोज अपने सेक्टर में देखता हूं, ये जो सो कॉल्ड ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, ये अपनी ऑनेस्टी प्रूव करने के लिए कुछ साइन नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बढ़ाते हैं, कोई फाइल अप्रूव नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, they will try to penalize the third party to the maximum extent to prove to the authorities कि ये ऑनेस्ट हैं। ये प्रूविंग ऑनेस्टी जो है ना, ये सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है आज हमारे देश के लिए। और चाहे गवर्नमेंट कितने भी एक्शंस ले ले, जब तक ये आई वुड से दे आर नॉट इनकॉम्पिटेंट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट दे डोंट वांट टू एक्ट बिकॉज दे वांट टू बी सीन टू बी ऑनेस्ट। साइन करेंगे तो कोई उन पे क्वेश्चन कर सकता है,
ये जो मतलब इनविजिबल एनिमी मतलब है इसको खत्म कुछ करना करने होगा। मतलब कुछ नहीं करने से कुछ करना ऑलवेज बेटर है। मतलब जो इन एक्शन लेने वाले, जो हम लोग बोलेंगे कि उनका खुद का पर्सनल इमेज मेंटेन करने के लिए नई एक्शन लेने से तो बेटर है कि कुछ ना कुछ एक्शन लेके होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए अपने को। बिल्कुल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि अभी कोई कंटेनर पोर्ट पे आया, वो ऑफिसर के पास कोई उसके पास इंसेंटिव नहीं है कि उसको उसने 2 घंटे में क्लियर करना है, बट उसके पास बहुत इंसेंटिव्स है कि क्यों नहीं करना है। उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगा दो, बहुत सारा उस पर पेपर वर्क क्रिएट कर दो, फिर अपने अपने ऑफिसर के पास भेज दो, वो उसको दिल्ली भेज देगा। मतलब आप सोचिए कि ये इकोनॉमी में हिंड्रेंसेस जो क्रिएट करते हैं। आई वुड से, आई एम अगेन सेइंग, I would respect honest officers, but I would respect honest officers who are working in the interest of the country. बट ये जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, इनको नहीं मालूम है कि ये देश के सबसे बड़े दुश्मन है, वो ऑनेस्टी जो देश में इंपेडिमेंट पैदा करती है या जो दिखावे के लिए ऑनेस्टी करती है। दिखावे के लिए। तो ये मेरा गवर्नमेंट से सोचना है कि ये 3 चीजें हैं तो इसमें इमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे राइट अवे। Now, the second pillar, which in my mind is very crucial for employment, which is industry. इंडस्ट्री में जो मैं 3 पॉइंट कहना चाहता हूं इंडस्ट्री के लिए, पहला है बी ह्यूमेन। आई थिंक दीज आर वेरी टफ टाइम्स फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत इजी सिचुएशन है कि हम 50% वर्कफोर्स को निकाल दें और कंपनी को सर्वाइव कर लें। थोड़ा डिफिकल्ट सॉल्यूशन है कि हम ये देखें कि लार्ज परसेंटेज ऑफ लोग जो हमारे साथ काम कर रहे थे, उनको चाहे उसमें से थोड़े इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन इस वक्त इनको हम अभी रिटेन करके रखें। और एक सैलरी रैशनलाइजेशन जो है वो जरूर होनी चाहिए। पीपल एट द टॉप जो इतने सालों से अच्छी बड़ी सैलरीज ले रहे थे, वो आज सरवाइव कर सकते हैं। I think cutting their pay by 50, 60, 70% should not be a big concern. They would welcome it. नीचे वालों को भी rationalize कीजिए. Somehow your pay bill can come down by rationalizing. But ये जो डिस्पोंडेंसी क्रिएट होती है बाय रिट्रेंचमेंट, जब लोग घर चले जाते हैं, आप सोचिए किसी का बेटा जॉब चला गया, उसकी पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है, माँ बाप भाई बहने, उसके घर में अगर कोई सर्वेंट है तो। लेकिन अगर कम रहेगी, जॉब कंटिन्यू रहेगी, तो उस पर उतना इमोशनल स्ट्रेस नहीं आता है। तो बी ह्यूमेन एंड दैट इज ऑफ कोर्स एन इजियर थिंग टू डू। सेकंड, आई वुड से टू इंडस्ट्री कि आज हमारा तो यूथ पॉपुलेशन है, कितने लाख लोग, आई वुड से मे बी 1 करोड़ और मोर एवरी ईयर कम आउट ऑफ कॉलेजेस, स्कूल्स, वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस, जो आज रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट हैं। अब इन रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट लोगों को कौन जॉब देगा? अब अगर सडनली आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप घर बैठे हैं, आईआईटी के इंजीनियर्स आज घर बैठे हैं, तो इनका क्या फ्यूचर है? तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है ट्रेनीज और अप्रेंटिसेस के लिए, गवर्नमेंट एक सपोर्ट देती है इंडस्ट्री को। आई वुड से गवर्नमेंट, अगर इंडस्ट्री गवर्नमेंट को अप्रोच करेगी तो प्रोबेबली गवर्नमेंट कैन डू बेटर इन दिस एरिया। इंडस्ट्री को ये अप्रेंटिसेस और ट्रेनीज को इस साल ज्यादा हायर करना चाहिए। अगर आप 20 हायर करते थे तो आप 60 हायर कीजिए एंड लेट द गवर्नमेंट सपोर्ट इट, लेट द गवर्नमेंट फंड इट और पुट देम थ्रू द सिस्टम। अदरवाइज ये पूरा ईयर अगर वो लोग घर बैठ गए तो उनका जो ट्रॉमा है दैट कुड बी लाइफ लॉन्ग। दिस इज माय सेकंड सजेशन टू द इंडस्ट्री। तीसरा मैं सोचता हूं राजेश के आज मोदी जी ने भी कहा है मेड इन इंडिया, यू नो, लोकल पे वोकल हो जाओ, या व्हाट सम नारा ही हैज गिवन व्हिच आई रियली लाइक। तो आज ये अपॉर्चुनिटी है कि हमारे देश में वी शुड एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। हमारे, मैं आई वुड से मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूं कि हमारे कंस्ट्रक्शन में जैसा काम 25 साल पहले होता था, ऑलमोस्ट वैसा ही आज होता है। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी बहुत खराब हो गई है। हमें अपस्किलिंग करनी होगी टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें तो जॉब चली जाएंगी, मैं कहता हूं नहीं, हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, कॉस्ट कम करनी होगी। आज जो चाइना से इंपोर्ट कम हो रहा है या बाकी कंट्रीज से हम इंपोर्ट कम कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने देश में बनाएं। आज क्यों नहीं हम अपने देश में आज तक एक कार बना पाए जो कि जापानीज या जर्मन से compete कर सके ऑन क्वालिटी एंड प्राइस? एक कार नहीं हम बना सकते हैं। रीजन,
हमने वो टेक्नोलॉजी नहीं लिया। तो आज वो अपॉर्चुनिटी है पोस्ट कोविड, एंड आई थिंक इंडस्ट्री शुड डू वेल एंड एवरी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स कि हम ये करें। तो ये 3 पॉइंट मैं सोचता हूँ कि अगर इंडस्ट्री करे तो ये चीजें जो हैं थोड़ी सी बेटर हो सकती है। ठीक है, चौथा पॉइंट तुम्हारा, दूसरा तीसरा पहला गवर्नमेंट हुआ, दूसरा इंडस्ट्री हुआ, तीसरा मैं बोलता हूँ हमारी यूनिवर्सिटीज, जो जहाँ से हमारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं या स्कूल्स जो निकलते हैं, इनके लिए मैं 3 पॉइंट्स जो डिफरेंटली कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि पहला, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन अपने कोर्सेज में, फाइनल ईयर ऑफ कोर्स, चाहे वो फाइनल ईयर ऑफ स्कूल हो, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हो, फाइनल ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन हो या MBA हो, उसमें आप इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कीजिए। मेक पीपल एम्प्लॉयबल, उनको कुछ ऐसी स्किल्स दीजिए कि वो कॉलेज से निकलते ही इंडस्ट्री के किसी यूज का हो जाए। आज क्या होता है कि वो जो ग्रेजुएट आता है, मुझे उसको 5-6 महीने तो उसको कुछ समझाना पड़ता है और फिर मुझे रिलक्टेंस रहती है यार कि इतने लोग आएंगे, उनको मैं कैसे संभालूंगा। लेकिन अगर वो यूजफुल रहेगा तो आई वुड एम्प्लॉय हिम राइट अवे। दिस इज वन थिंग। दूसरा मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज में उनको एनकरेज करना चाहिए कि ग्रुप्स बनाएं, लाइक माइंडेड बॉयज एंड गर्ल्स के ग्रुप्स बनाएं, उनको एनकरेज करें कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए जॉब सर्चर या जॉब सर्च की क्यू में जाके खड़े हो जाएं, आप ग्रुप बनाइए, कुछ आइडियाज आपस में डेलिब्रेट कीजिए एंड यू स्टार्ट अ वेंचर। जब तक आप नहीं शुरू करेंगे तब तक, जैसे आपने शुरू किया राजेश 23 साल की उम्र में, आज आपने एक बड़ी कंपनी खड़ी की है, फाउंडेशन तो 23 साल में हुई थी ना। तो मैं बोलता हूँ ये ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, ग्रुप में बड़ी स्ट्रेंथ होती है। आप तो अकेले थे, 4-5 लोग लाइक माइंडेड शुरू करेंगे तो वो जॉब क्रिएटर बनेंगे, ना कि जॉब सीकर। आप सोचिए कितना बड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा सिस्टम पे से। और आज स्टार्टअप्स के लिए भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि दे डू टू द लेवल दे शुड, आई थिंक इट शुड बी मोर, लेकिन ये शुरुआत यूनिवर्सिटीज से होनी चाहिए। ये एटलीस्ट फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर ऑफ प्रोग्राम से उनके मन में डालना चाहिए। तीसरा मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटीज को एक उनके दिमाग में ऐसा भी डालना चाहिए कि वो दिन चले गए हैं कि आपको एक जॉब मिल जाएगी, एक कंप्यूटर मिल जाएगा, आप ऑफिस जाके बैठ जाएंगे और आपको सैलरी मिल जाएगी। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नाउ इन द न्यू डोमेन ए वेरी वेरिएबल पे स्ट्रक्चर, कि आप कुछ टारगेट्स हैं अचीव कीजिए, रेडी टू गो आउट इन द फील्ड, रेडी टू गो वर्क इन फ्रंटियर्स। कोई भटिंडा में काम करेगा, कोई असम में करेगा, कोई केरला में करेगा, तो उनको प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे यूथ में ना रिलक्टेंस होती है अपने होम टाउन से बाहर जाने की। तो ये कॉलेज से उनका माइंडसेट बनेगा तो आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बेहतर रहेंगी। और आज एक और सिचुएशन है कोविड के बाद में कि बहुत सारे लोग अपने अपने घर चले गए हैं, तो वहां पे जॉब क्रिएट हो गए हैं। तो ये जो मास रिवर्स माइग्रेशन होने वाला है वो वापस जरूरत रहेगी। अभी केरला में नौकरियां हैं, चाहिए केरलाइट नहीं है तो पंजाब से लोग जा सकते हैं वहां पे, प्रोवाइडेड वो मेंटल ब्लॉक खत्म हो जाए। तो ये मेरा यूनिवर्सिटी से कहना है। हो गया मतलब अब मेरा एक बहुत, क्या आर वी रनिंग आउट ऑफ टाइम? नो 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 नो। अच्छा, ओके। लास्ट मेरा है पर्सन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आदमी हिमसेल्फ, कि वो क्या करे आज की सिचुएशन में। तो मैं कहता हूँ राजेश कि पहला तो एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम है, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, प्रॉब्लम है। यू मे हैव लॉस्ट योर जॉब, यू मे लूज योर जॉब, there may be major pay cuts coming, or you are already seeing something that the company is going to shut down or company is not sustainable. Problem hai, accept it. Accepting the problem is a first step or a substantial step towards solution. So this is number one. Second, I would say is that be prepared to have multi-dimensional roles. कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, he can be reassigned to quality control. उसको अब किसी को ये नहीं सोचना है कि क्या काम बड़ा है क्या छोटा है, मैं तो सीनियर मैनेजर था अभी मुझे जूनियर मैनेजर का काम दे दिया है। ये माइंडसेट जैसे वेस्टर्न में नहीं है, यहाँ भी खत्म होना होगा ये माइंडसेट। और हर आदमी को लेटरल स्किल्स डेवलप करनी होंगी इन द इंडस्ट्री। एज आई सेड, जस्ट एन एग्जांपल, कि अकाउंट्स वाले को इन्वेंट्री की भी नॉलेज लेनी होगी कि अगर उस अकाउंट्स में काम नहीं है तो इन्वेंट्री में भेज दिया उसको। तो ये
और जैसे तीसरी चीज है, में कोई भी एक इंजीनियर हो तो वो कुछ भी काम करेगा, टेक्नीशियन का भी काम करेगा, एक ही बंदा आके पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल से लेके सब उसको जानता है और बिल्कुल, करता है। आई वुड से लिटरल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कल ही मेरे पास एक आरएसएस का मेंबर आया, बोलता है मुझे जॉब चाहिए, 7 साल से एक कंपनी में था, 13 साल से एक्सपोर्ट हाउस में काम करता है। कैन यू बिलीव राजेश, वो उसने कंप्यूटर में आज तक एक की पंच नहीं किया है, उसके पास अपना ईमेल एड्रेस नहीं है, सैलरी 45,000 रुपीज है और एक्सपोर्ट हाउस में काम करता था। बोलता है मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैं तो बस वो रोल आते थे उनको चेक करता था, आगे भेज देता था। अब अगर आप स्किल नहीं डेवलप करेंगे, कैसे आप एम्प्लॉयबल बनेंगे? लिटरल स्किल्स डेवलप करनी ही करनी होगी। माय लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज कि हर एक यूथ को, हर एक मिडिल मैनेजमेंट लेवल को ये सोचना होगा कि अब ये फिक्स सैलरी वाला टाइम जो है ये मोर और लेस ओवर हो गया। हर चीज टारगेट्स पे, रिजल्ट्स पे रहेगी। आप तैयार रहिए कि जैसे एलआईसी एजेंट होते हैं, उनका तो हर चीज परफॉर्मेंस पे रहता है, ऐसे ही जो सेल्स इंजीनियर्स हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं या सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितना आप बेचेंगे उतना आपकी सैलरी होगी। आई थिंक सेम अकाउंट्स में, सेम इन्वेंट्री में आज हर चीज देखी जाएगी कि आपके पास कितना काम है, कितना अचीव कर रहे हैं। और इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि अब वो कुशन टाइम खत्म है और वो प्रोबेबली आने वाले बहुत सालों तक के लिए खत्म है, कि जहां पर आपको गीग इकोनॉमी बोलते हैं, वही बोलते रहे तुम पंकज? सर से अगेन, गीग इकोनॉमी जो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, I would say that this is the new term, this is where India is going, this is where West already was, ऑलरेडी but देयर। we are not ready, we were not ready। हमको सबको एक फिक्स सैलरी हर महीने लेने की आदत है। I think we need to get over it and we should aspire to get more। by doing more we can get more and companies, believe you me, मैं एक दो कंपनियों का ओनर हूँ, एक मैं इंटरनेशनल सीईओ हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई कंपनी को प्रॉब्लम नहीं है कि एम्प्लॉय अगर परफॉर्म करके पैसे लेगा, हर एक को खुशी है। खुशी हुई, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अगर उसको एंटरप्राइजिंग माइंड हो, वो खुद का समझ के काम करे, तो कंपनी को तो बेनिफिट है, खुद को बेनिफिट तो सवाल ही नहीं उठा, उसको खुद को बेनिफिट तो है ही, और कंपनी तो खुशी खुशी ऐसे आदमी को रखेगी और आगे बढ़ाएगी। जैसे तुम्हारा एग्जांपल मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कि तुम्हारे पूरे करियर में यू ओनली वर्क फॉर 2 कंपनीज मेजरली, पुंज लॉयड, जहां पे जो कंपनी में तुमने ट्रेनिंग इंजीनियर करके जॉब चालू किया, और तुमने खुद का अपना समझ के, क्योंकि मैंने देखा है, हमने पुंज लॉयड का भी काम किया था दाबोल में, वी आर द कॉन्ट्रैक्टर, तुम्हारा लेवल काफी अप था, तो हम तो हेलीकॉप्टर तो पहुंच नहीं पाते थे लेकिन लेकिन जो तरीका था, मतलब तुम ट्रेनिंग इंजीनियर से लेकर डायरेक्टर, मतलब आगे कुछ बचा नहीं, मतलब यू हैड दैट मच ग्रोथ, और वो भी यंग एज में, मतलब एट दैट टाइम यू माइट बी 35 36, अभी तो तुम 30 के हो गए, दैट इज अलग बात है, लेकिन इतने कम एज में यू रीच टू दैट लेवल। एंड उसके बाद यू वेंट टू कैशक्रॉय, और कैशक्रॉय कंपनी को भी तुमने नीचे से लेके एकदम टॉप तक लेके गए, मतलब वो पूरी कंट्रीज में नंबर 1, वो पूरा जो कजाकिस्तान से लेके वो जो पूरी जो एरिया है, सीआईएस एरिया जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें इट वाज अ नंबर 1 कंपनी। तो दैट इज कॉल्ड द, उसी को बोलेंगे कि जो उसमें देखा नहीं कि कंपनी का बेनिफिट कितना हो रहा है, अपना कितना हो रहा है, अपना पूरा दिया, तो दैट वाज एंटरप्राइजिंग माइंड। उसी के लिए उसके बाद जब तुम्हारे पास और टाइम बचा, एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारे पास है, इतने टाइम तुम घूम रहे थे पूरी दुनिया, एनआरआई थे, तो तुम्हारा आधा टाइम साल का पूरा दुनिया भर जा रहा था, तो आई लाइक द वे यू डन। देन उसके बाद यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस, योर ओन वेंचर्स आल्सो, जो रोलिंग्स है, जो तुमने इंडिया का नीड देखी, लोगों की जरूरत देखी, जैसे वो ग्लूटेन फ्री फूड होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आल्सो यू हैव डन समथिंग, एंड यू आर ऑलवेज, बिकॉज योर माइंड ऑटोमेटिकली, काम करते हुए भी तुम्हारा माइंड एंटरप्राइजिंग माइंड हो गया। तो मेरा भी यही कहना है कि लोगों को, कि जो अपना समझ के काम करेंगे, और ये आज का प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम कितना दिन रहेगा, क्या रहेगा, पता नहीं। एक लोगों से डर को थोड़ा सा निकालना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, कितने दिन हम लोग घर पे बैठेंगे। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत जगह पे एम्प्लॉयमेंट है भी, जॉब जरूरत भी है, लेकिन लोग घर से निकलना नहीं चाहते, और घर से निकलना ही पड़ेगा उसको, जो भी जो प्रिकॉशन है, जो भी इम्यून सिस्टम है, जो है, जो अपने पास अवेलेबल है, वो करना है। और जब मेनली जो जरूरत है, जो यंग जनरेशन है, मैं 35-40 के एज को भी बोलूंगा, कि जो यंग जनरेशन है उनको इतना असर नहीं होता है कोविड का होने के बावजूद भी। जैसे अभी मैं एक्सपीरियंस हूँ, हमारे घर में 2 लोगों को होके दे आर ठीक हो गए, और उनको पता भी नहीं चला, मेजर कुछ हो गया और ठीक हो गया। तो इस तरह से ही वो उन लोगों को इतना तकलीफ नहीं देता है, और उसका तकलीफ देने का ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए
तो 0.5% है। ऐसा बहुत सारी बीमारी में इतना ही परसेंटेज है। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से घर में बैठेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नेचुरली और ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। और जब प्रॉब्लम इकोनॉमिकली आप बहुत डाउन हो जाएंगे उस समय आप जाने के लिए कोशिश करोगे, तो एक तो इतना बड़ा गैप जाने के बाद आप काम करने के लिए जाओगे तो उस समय ऑलरेडी आपका स्किल भी लॉस हुआ रहेगा और आपको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज अपॉर्चुनिटी मिस। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कंपनी अपना काम नहीं रोकेगा, वो तो पूरी कोशिश करेगा कि जो ऑलरेडी टारगेट है वो कंप्लीट करे। पंकज, दूसरा पॉइंट तुमने रेज किया था जो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को ये सब करना चाहिए। आई डोंट नो अबाउट हाउ द गवर्नमेंट विल गोइंग टू रेज द फंड फॉर दैट, बिकॉज आज गवर्नमेंट का भी पोजीशन ऐसा है कि गवर्नमेंट को फंड अल्टीमेटली मिलता है पब्लिक से। आज पब्लिक के पास ही फंड नहीं है, कंपनीज की बैलेंस शीट निगेटिव में जा रही है, सब कंपनीज लॉसेस में। हाउ दे विल गोइंग टू पे इनकम टैक्स? इनकम टैक्स देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सभी ऐसे एमएसएमई कंपनीज है, एसएमई कंपनीज है, वो गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको सपोर्ट करे। जो 50% अपना इकोनॉमी चलाती है वो भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको कुछ फंड दे। एंड उसकी और दे आर आल्सो मोर देन 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उसी कंपनी से है। जीएसटी कलेक्शन पहले के मुकाबले में 20-25-30% लेवल पे आ गया। तो इतना डाउन होने के बावजूद गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेशन है। ऑफ कोर्स व्हाट यू आर सेइंग है, देयर आर अदर वेज बाय विच गवर्नमेंट कैन फंड रेज कर सकते हैं, भले उसका इन्फ्लेशन और बाकी सब चीज आए, लेकिन देयर इज नो ऑप्शन। लेकिन लोगों का माइंडसेट होना चाहिए कि दे शुड गो आउट एंड दे शुड एम्प्लॉय। राजेश, ये ऐसा डाउनवर्ड स्पाइरल है। अगर गवर्नमेंट ने इसको अभी एड्रेस नहीं किया कि आज जीएसटी 30% रह गया है, कल 20 हो जाएगा, फिर 15 रह जाएगा, तो ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल है एंड देन वी हिट द बॉटम। इससे अच्छा ये है कि गवर्नमेंट को आज अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के, ये मैं ऐसा सोचता हूँ, या कुछ बॉन्ड इश्यू करके, दे हैव टू रेज समथिंग लाइक 100 to 200 बिलियन डॉलर्स। इस कंट्री में 200 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स अगर अनाउंस होते हैं और इम्प्लीमेंट होते हैं ऑन द ग्राउंड, दैट इज गुड एनफ। 200 बिलियन डॉलर से जो इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ता है वो 5 टाइम्स पड़ता है। $1 ट्रिलियन हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। यूएस ने क्या किया, उसने $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में डाल दिए। हमारे पास वो पैसे नहीं है, हमें थोड़े पैसे से ही इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है। एंड आई थिंक इससे बड़ा तरीका स्टिमुलेट करने का है नहीं इंडिया। और जीडीपी बढ़ानी है 3 से 4%, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से जीडीपी बढ़ सकती है बाय डूइंग दिस। अदरवाइज आप बताओ मुझे कि ये जीएसटी तो और नीचे चला ही जाएगा क्योंकि कंपनीज काम ही नहीं करेंगी। पंकज, एक तो है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसमें हम लोग के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब हम लोग सिर्फ बात ही कर सकते हैं, एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें और जो खुद पर्सन्स है जो काम करने वाले हैं, उनकी दोनों रिस्पेक्ट से अगर देखे जाए तो व्हाट इज योर सजेशन? ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट एक तो एमएसएमई इंडस्ट्री आल्सो और बड़ी इंडस्ट्री आल्सो, एंड जो खुद काम करने वाले लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनका एटीट्यूड किस तरह से होना चाहिए कि काम की तरफ किस तरह से एटीट्यूड चेंज होना जरूरी है। और इंडस्ट्री को भी किस तरह से उनको चल, क्योंकि इंडस्ट्री का भी उतना ताकत नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली ऐसा 6 महीना 1 साल ऐसा ही चलता रहेगा, तो दे विल आल्सो ब्रेक डाउन वन डे, और वो इंडिया के लिए भी बहुत मुश्किल जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक राजेश, ये हम सब तुम भी अपनी कंपनी में, मैं भी अपने सारे वेंचर्स में देख ही रहा हूँ कि सस्टेनेबिलिटी नहीं है विद दिस करंट मॉडल। लेकिन क्या है कि कोविड जो है ये एक सडन इवेंट था। अब सडन इवेंट का सडन इलाज जो है वो इंडस्ट्री को नहीं करना चाहिए कि बाई जस्ट कटिंग डाउन नंबर ऑफ पीपल। तो मेरे हिसाब से they should give one more chance, as I said, rationalization of salaries वगैरह करके अपनी कॉस्ट सैलरीज को जैसा कम ज्यादा जिसको भी ज्यादा करके रैशनलाइज करके, एंड आई थिंक सभी एम्प्लॉयज इसको वेलकम कर सकते हैं आज की डेट में। सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो आदमी जो खुद है, आई थिंक इस पूरे सीक्वेंस में, कि या तो आदमी डिप्रेस डिस्पोंडेंट होके बैठ जाए कि मेरी नौकरी चली गई, या वो लेटरल स्किल बहुत जल्दी डेवलप करे, बहुत जल्दी चैलेंजिंग असाइनमेंट लेने को तैयार हो जाए, बहुत जल्दी कहे कि हाँ मैं ये मार्केटिंग का जॉब लेने को तैयार हूँ, मैं नोएडा में आई कैन सेल दिस प्रोडक्ट, उसकी नॉलेज गेन करके, और मैं जो बेचूंगा उस पर कमाऊंगा। ये जो मॉडल पे ये जो चेंज है, ये चेंज ऑफ थिंकिंग, ये होना अभी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मैं तुमको राजेश बोल सकता हूँ कि अभी कोई इंडस्ट्री नहीं हायर करेगी just for usual jobs, usual HR job, administration job, accounts job, inventory job, stores job, नहीं हायर करेगी वो इंडस्ट्री। और ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहां पे कि एम्प्लॉयबिलिटी होती थी। तो ये आदमी के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा है अभी कि वो कैसे इस सिचुएशन को देखता है।
लेकिन पंकज और एक बात देखो कि जिस तरह से जब भी क्राइसिस हुई है, जब भी प्रॉब्लम हुई है, उसके बावजूद अगर पुराने एम्प्लॉयमेंट्स या जॉब अगर अपॉर्चुनिटीज कम हुई है, तो नए अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज क्रिएट हुए हैं। मेरे को याद है जब जब कंप्यूटर्स आए इंडिया में, या बैंकिंग सेक्टर को हम लोग ने पूरा ऑटोमाइज किया, तभी बहुत अपोजिशन हुआ। मतलब इवन अभी का एग्जांपल हम लोग देखें, ओला उबर आ गए, तो टैक्सी वालों लोगों ने बहुत अपोज किया कि नहीं होने चाहिए क्योंकि हमारा एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। जब मॉडर्नाइजेशन आया, ऑटोमेशन आया, तब इंडस्ट्री ने अपोज किया कि ये मॉडर्नाइजेशन होना नहीं चाहिए, हमारी जॉब चले जाएगी। लेकिन इसका फायदा ये हो गया कि और जॉब आए। जैसे कि सॉफ्टवेयर में पूरा इंडस्ट्री नहीं थी, सॉफ्टवेयर मार्केट ही नहीं था, ये पिछले 20 साल अभी एक मेजर इंडस्ट्री बन गई, मेजर एम्प्लॉयबल सोर्स हो गया, जो पहले नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये क्राइसिस से भी नए, अगर हम लोग अगर अपना दिमाग चलाए प्रॉपर, लोगों के ऊपर है किस तरह से नए नए आइडियाज को क्रिएट करे, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी मैं देखता हूं कि पहले कुछ भी लोगों को चाहिए था, सब्जी चाहिए थी, कुछ भी चाहिए था, तो सीधा मॉल में चले जाते, बड़े बड़े स्टोर में चले जाते। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं जो सप्लायर्स बन गए, सब्जी के सप्लायर्स बन गए, जो कोई दूसरे सारे आइटम्स है, बेकरी का आइटम्स है, वो सप्लाई कर रहे हैं, कोई अमूल बटर सप्लाई कर रहा है। देर आर वेरियस, और ये मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे पैमाने पे, मतलब सोसाइटी सोसाइटी लेवल के ऊपर ये हो रहा है। तो अल्टीमेटली एक तरह का एम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये लोग खुद के लिए कोई ना कोई सोर्स जनरेट कर रहे हैं। प्लस ऑनलाइन एक्टिविटी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गई। ऑनलाइन एक्टिविटी पहले नहीं थी, पहले ऑनलाइन टीचिंग या ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अभी ऑनलाइन टीचिंग इटसेल्फ भी तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट हो गया। पहले ऑनलाइन टीचिंग मतलब लोग बोलते थे सामने जब तक देखा नहीं है, मीटिंग के लिए जाना पड़ता था, जस्ट आधा घंटा मीटिंग के लिए। मैं भी कई बार दिल्ली में आया हूँ, तुम कई बार ट्रैवल किए होगे, इवन फॉरेन में भी। लेकिन आजकल लोग बुलाते ही नहीं है, बोलते नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मिलना नहीं है, क्योंकि हैंडशेक करेंगे किधर तो तुम प्रॉब्लम कर दोगे। तो उससे अच्छा है कि ऑनलाइन बैठ के, तो एक एडवांटेज भी हो गया कि अपना ट्रैवल टाइम बच गया, अपना खुद का टाइम अपने पास अभी ज्यादा है बहुत सारी चीज करने के लिए। तो वो चीजें हम लोग कर सकते, जो अपना पैशन था, जो अपनी ये थी, वो तो कर सकते हो, एडवांटेज है। और जो एम्प्लॉयमेंट है, जो अपना स्किल है, देखो कोई बंदा अपना स्किल ही डेवलप नहीं किया होगा तो उसके लिए नेचुरली प्रॉब्लम है। तो ही हैज टू हैव सम स्किल। फिर वो स्किल का अभी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, ऑलरेडी है इंडिया में, और उसको और बढ़ने वाली है। तो वो कोई भी चीज वो अलग अलग लोकेशन में रह के भी दिल्ली वाले को सर्विस दे सकता है, बॉम्बे में बैठ के भी आदमी। जैसे हम लोग, हमारे काफी डिजिटल एक्टिविटीज है, पहले हम लोग मिलते थे आदमी को, उसका कैलिबर देखते थे, अभी नहीं देखते, कभी कई लोगों को मिलते भी नहीं है, सिर्फ फोन के ऊपर बात होती है, उसका सैंपल देख लेते हैं और उसको बोल देते भैया बैनर बना लो, ये कर लो, कहीं का भी। तो मार्केटिंग एक्टिविटी भी वैसे ही है, डिजिटल मार्केटिंग। कोई भी हम लोग चेन्नई के बंदे को भी हम बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी मिलने वाले नहीं है। अगर बॉम्बे में भी बैठा है, ठाणा में भी बैठा है, तो हम लोग मिलने वाले नहीं है। तो ये एक मार्केट जो ग्लोबल विलेज अभी एक तरह से डायरेक्टली होने लगा है, तो वो उससे काफी अलग तरीके से एम्प्लॉयमेंट मेरे ख्याल से बढ़ेगा। वो चांसेस है अगर ये कोविड वाला सिचुएशन ज्यादा बढ़ा तो। लेकिन लोगों को रिस्क तो लेना पड़ेगा, कोई भी काम करना है तो थोड़ा, मतलब ये रिस्क अगर हम लोग सेफ्टी के साथ, जैसे हम लोग देखें, इवन तुम्हारा एग्जांपल मैं दे लूं, तुम शुरू में 1 या 1.5 महीना मेरे ख्याल से घर से बिल्कुल नहीं निकले थे, बिकॉज पूरा इंडिया ही वैसे बैठ गया था, तो हम लोग भी बैठे थे। लेकिन कितने दिन बैठेंगे, यू आर आरएसएस मेंबर भी हो तुम तो आरएसएस वाले ऐसे भी नहीं बैठ पाते हैं। तो या एक्टिवली तुमने इन्वॉल्वमेंट भी लिया उसके बाद में ज्यादा, भले माइंड से पहले से थे लेकिन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लिया, और बाद में घूमने लगे, क्योंकि एक हद के बाद हम लोग रुक नहीं सकते ना, एक लिमिट तक हम लोग किसी को भी, कोई अपने को बार बार डरा रहा है, रोज के रोज डरा रहा है, तो हम लोग एक दिन तो उसका काठी पकड़ ही लेंगे ना। काठी पकड़े भाई, रोज रोज नहीं सुन सकते, तुम्हारा देख लिया बहुत। जैसे बीवी भी हमारा सुनती नहीं है, शुरू में शादी होके आती है तो हमारा हमारा सुनती है लेकिन एक 5-10 साल होने के बाद तो कोई, मेरे ख्याल से हर घर घर की कहानी है, कोई किसी का सुनता नहीं है। मतलब बीवी का छोड़ो, पूरा फैमिली को उसका ही सुनना पड़ता है, सब लोग उसका सुनना चालू कर देते हैं। तो एक बात, वो डर निकल जाता है, क्योंकि डर नहीं रहता है। तो वैसा ही होना चाहिए, लोगों को बाहर निकलना चाहिए। अभी प्रोजेक्ट्स भले ही कितने भी आए, जैसे गवर्नमेंट और लाने की कोशिश कर रही है, प्रोजेक्ट आने के बाद अगर वर्कमैन, जो काम करने वाले निकलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, और डर के बैठे रहेंगे, तो होगा नहीं, और उनके लिए भी नुकसान है, देश के लिए भी नुकसान है। तो वो एक्शन मेरे ख्याल से लोगों को लेना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। और जैसा तुमने बोला कि स्किल बेस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, अगर उनको रिमोटली ऑपरेट करना है, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसमें होगी। तो व्हाट यू से पंकज फॉर दिस?
आई थिंक राजेश बिल्कुल ही तुमने ठीक कहा है कि लोगों को कोविड का भी डर निकालना पड़ेगा और लोगों को अननोन का भी डर निकालना पड़ेगा। हाँ, कि अननोन मतलब कि मेरी इस सेक्टर से जॉब चली गई, मैं फार्मा में काम करता था तो मुझे फार्मा में ही वापस जाना है, वो भी एक बहुत बड़ा डर है जो लोगों को खत्म करना होगा। कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कर रहे हैं, वहां पे मैनेजर बन गए हैं, मतलब ये जो लेटरल डिविजन्स हैं, लेटरल एडजस्टमेंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा होनी ही पड़ेंगी। और ये माइंडसेट है, ये कोई कहे कि मैं तो ऑयल एंड गैस का आदमी हूं तो मैं ऑयल एंड गैस में ही जाऊंगा, अभी तो ऑयल एंड गैस का मार्केट बहुत ज्यादा खराब है आने वाले टाइम में, और रहेगा भी खराब ये। तो ये भी तो, ये इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, इसको कहीं ऑल्टरनेट में जाना होगा। तो ये ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसकी आदमी के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका माइंडसेट चेंज। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज मेजर लेवल पे क्रिएट करना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इतना बड़ा क्राइसिस है कि ये इंडस्ट्री से या यूनिवर्सिटी से या आदमी से अकेले नहीं सॉल्व होगा। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखो, वेदर इट इज यूके, यूरोप या यूएस, चाइना की तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि वहां पे सब कुछ क्लोज रहता है, लेकिन इन तीनों ने जितना पैसा अपने इकोनॉमी में डाला है वो अनप्रेसिडेंटेड है ह्यूमन हिस्ट्री में। उन्होंने एक्चुअल लिक्विड कैश डाला है अपनी इकोनॉमी में, बिकॉज उनके पास अफोर्ड कर सकते थे वो। तो हमारे पास कुछ और गवर्नमेंट को करना ही होगा ये। अदरवाइज राजेश, आई एम टेलिंग यू, अभी तो हमने कुछ नहीं देखा है, आने वाले 2 से 3 महीनों में जो हम देखने वाले हैं वो आई शडर टू थिंक कि अगर आई होप कि देयर इज अ रिकवरी, आई नो इट विल नॉट बी अ वी शेप रिकवरी, आई होप देयर इज अ रिकवरी, आई होप वी ऑल डू समथिंग अबाउट इट, and I'm going to do my bit. I'm doing my bit. I'm going to hire more trainees, more apprentices, and I will really request everyone to hire more youth, for training purposes during this time. पंकज, एक क्वेश्चन है हमारे सुनने वाले सौरभ पाटिल है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट यू थिंक अबाउट प्राइवेटाइजेशन। इस समय गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन ज्यादा करनी चाहिए, जैसे कि रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में प्राइवेटाइजेशन हो, जिस तरह से अमेरिका में है, ये सब चीजों में काफी प्राइवेटाइजेशन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, या यूरोप में भी हम देखते हैं तो प्राइवेटाइजेशन, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कर भी रही है, उसके खिलाफ कुछ एक्शंस भी हो रही है, तो उससे और क्वालिटी बढ़ेगी, अपना रिलायबिलिटी और बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। जरूर ज्यादा होगी, क्योंकि आज मैं मानता हूं जरूर होनी चाहिए प्राइवेटाइजेशन। रीजन ये है कि आज गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसमें तो वो और हायरिंग करेगी नहीं, लेकिन जब वो प्राइवेटाइजेशन करेगी तो जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उस वेंचर को लेगा तो वो उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, उसको उसमें इनोवेशंस करेगा, उसमें चेंजेस करेगा। चेंजेस करने में ज्यादा लोग लगते हैं, ज्यादा ब्रेन लगते हैं, ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। आज चाहिए कि हमको पैसा इन्वेस्ट हो बिजनेसेस में, तो वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपना पैसा भी लाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। क्वालिटी तो बढ़ेगी, बाद में जरूर बढ़ेगी, बट शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। तो प्राइवेटाइजेशन तो मेरे हिसाब से तो जरूर करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन करके जो पैसा आएगा उस पैसे से गवर्नमेंट उसको और गेनफुली यूज कर सकती है। तो आप समझिए कि ये मतलब डबल इम्पैक्ट होगा प्राइवेटाइजेशन का। यस, देयर इज वन मोर क्वेश्चन पंकज, जैसे कि क्या मिस्टर सुषमा भट्ट, शी इज आस्किंग, शी वांट दैट न्यू स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। बिजनेस का सस्टेनेबिलिटी के लिए कि कौन सी न्यू स्किल सेट होने चाहिए, उसके ऊपर लाइट थ्रो करना, शी इज आस्किंग फॉर दैट। बट इज शी अ बिजनेस ओनर? मतलब आई एम श्योर शी मस्ट बी। Yeah, I think she might be a business owner. Liquidity is almost frozen, I think, because she's asking, mostly she is a business owner. I would say, listen, at certain level my wife is also doing a big business and I'm invested in pharma sector also. तो मैं देख रहा हूँ आज सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अक्रॉस द बोर्ड, मतलब चाहे बड़ी कंपनी हो, मिडिल लेवल हो, स्मॉल हो, बहुत बड़ी सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनका बहुत बार ऐसे कहते हैं यार हम तो बंद ही कर देंगे, सस्टेनेबल नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि एक कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि ये कर लो, डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में है। बट हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना, अपनी कॉस्ट रैशनलाइज करना, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना और क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जो मेरी वाइफ का बिजनेस है मंजूषा का,
मतलब आई कैन टेल यू विद प्राइड के उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड के हाईएस्ट लेवल से कंपेयर करते हैं। तो अब हमें अपना स्टैंडर्ड ना इंडिया को नहीं रखना है, अपना स्टैंडर्ड रखना है हमने वर्ल्ड का, कि वहां का जो बेस्ट बिस्किट है मैं वो ही बेस्ट बिस्किट बनाऊंगा एट ए चीपर प्राइस, बिकॉज टेकिंग एडवांटेज ऑफ माय लोकल चीपर मैन पावर। तो सस्टेनेबल तभी होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट सस्ता होगा। व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट पंकज, लेकिन सस्टेनेबिलिटी जो अभी है, सस्टेन कैसे रहे, बिजनेस में रहे कैसे, क्योंकि रहेंगे तो हम लोग और क्वालिटी बढ़ाएंगे इस तरह से, दैट इज व्हाट शी वांट टू आस्क। लेकिन मुझे ये लगता है कि सस्टेनेबिलिटी करने के लिए बंदे को खुद को उसको इनिशिएटिव लेना, बिकॉज ही इज एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर खुद को अपना बिजनेस उससे बढ़िया कोई नहीं जानता है, तो उसको उसके लिए जो जरूरी है पर्टिकुलर उसको अगले 4-5 महीना उसको रहना है, या 6 महीना हम लोग एटलीस्ट मिनिमम मेरे को समझ में आ रहा है कि उसको एक्टिविटी में रहना पड़ेगा। तो उसको मुझे ये लगता है कि उसको एग्रेसिवली जाना चाहिए, कि उसको देखना चाहिए कि उसका फाइनेंस जरूर देखना चाहिए, लेकिन उसको माइंड से बहुत एग्रेसिव रहना चाहिए। ही शुड बी वेरी अलर्ट, डर के पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत बार हम लोग आप देखते हो शेर जो या कुत्ते जब आदमी भागता है तो उसके पीछे पड़ते हैं, जब हम लोग डटे हुए खड़े रह जाते हैं सामने तो वो चुप बैठ जाते हैं। और ऐसे ही सब चीजों में मुझे खुद को ऐसा लगता है कि वी शुड बी फेस द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। जैसे बैठे रहे, घर में बैठे रहे और समय चला जाएगा, फिर तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। आई डोंट थिंक वी शुड दैट विल वर्क। मैं ये कहता हूँ राजेश की दैट्स व्हाई आई सेड कि देयर इज नो वन फिक्स फॉर ऑल, और इसमें किस इंडस्ट्री में है खुद से ही देखना होगा। इसमें तो मैं ऐसा कोई सजेशन तो दे नहीं सकता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी कैसे कर सकते हैं, बट हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि यू नो वी आर ऑल इन द सेम बोट। और मतलब अभी तो ऑप्शन है नहीं बंद करने की, तो यू नो वी जस्ट नीड टू कैरी ऑन। बाकी तरीके क्या हैं सबको ढूंढने होंगे। यस, बात तो सही है, क्योंकि हर एक का बिजनेस का स्किल सेट अलग रिक्वायरमेंट है। हर एक बिजनेस जो छोटा बड़ा हो जो भी है उसके प्रॉब्लम अलग है। तो अपनी एंटरप्राइजिंग स्किल जो है वो उसको देखना है, उसके प्रॉब्लम उसको खुद को देखने पड़ेंगे, उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन इन शॉर्ट उसको रन अवे नहीं करना है, फेस करना है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। भाग जाना या क्लोज कर देना बिजनेस, दैट शुड नॉट बी द सॉल्यूशन। इवन आई एम ऑल्सो वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड बिजनेस ओनर्स में मैं हूं, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो हम लोग बुरी तरह से लॉसेस जो होना था हुए हैं। अभी हम लोग उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। मेरा तो पूरा हमारे टीम को कहना है कि भाई एटलीस्ट देखो कि नो लॉस नो प्रॉफिट में हम लोग चले, या लॉस उतना ही रहे कि हम लोग एटलीस्ट 6 महीना चला पाए, क्योंकि 6 महीना चला पाएंगे तो आगे भी चला पाएंगे। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलाए। मैं राजेश एक ही चीज कहूंगा इन रिस्पॉन्स टू यू एंड टू दिस लेडी ऑल्सो, कि जैसे तुमने खुद ही कहा ना कि बहुत सारी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। तो अब हर एंटरप्रेन्योर को ये भी सोचना है कि क्या वो जो काम कर रहा है जिसमें कि लॉसेस हो रहे हैं या सस्टेनेबल नहीं हो रहा है, तो वी नीड टू बी अलाइव टू ए सिचुएशन कि अगर नई अपॉर्चुनिटी है तो उसको हम इग्नोर ना करें, रादर देन जस्ट क्लिंगिंग ऑन टू व्हाट वी आर डूइंग। बहुत बिजनेसेस चेंज होंगे, जैसे आपने कहा कि मॉल में कोई नहीं जा रहा है, स्मॉल शॉप्स आज बेटर हैं, ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये चेंज होंगी, एनवायरनमेंट मेजर चेंज होंगी। ये व्हाट एवर यू आर सेइंग इज करेक्ट। जैसे हम लोग काफी कंपनियां देखिए जो नए भी प्रोडक्ट, जैसे कि ये सैनिटाइजर पहले कभी नहीं था, बहुत सारे लोग सैनिटाइजर बनाना चालू कर दिया। पीपीई किट इंडिया में नहीं बन रहा था, बहुत सारी जो रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली कंपनी है उन्होंने पीपीई किट बनाना चालू कर दिया। तो ये नए सेक्टर ओपन हुए। उसके साथ में आज ही तारीख में जैसे कि इंडिया ने बैन किया है केमिकल्स के ऊपर, काफी केमिकल्स के ऊपर इंडिया ने चाइना से बैन किया है। तो वो सारे कई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैंने खुद देख रहा हूँ कि एपीआई जैसे बोलते हैं, एपीआई पहले 70% एपीआई केमिकल प्रोडक्ट है जो पूरा चाइना से आ रहा था। तो इंडिया ने उसका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देने से अभी ये वायबल हो गया इंडिया में पूरा बनाने से। तो मेरे हिसाब से अगले 4-5 महीने में 100% एपीआई विल बी इन इंडिया। वैसे और बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही टाइम पे इंडिया डिसीजन नहीं ले पाएगा कि सभी बैन कर दे और एक ही टाइम पे हम लोग करें, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि वही प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे और प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं। तो मुझे तो काफी पॉजिटिविटी लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज रेडीली अवेलेबल होगी जो हम लोग ले सकते हैं। व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट कि हम लोग एक ही चीज के ऊपर जो मेरे को यही कर रहा हूँ और वही करते रहूंगा, भले उसमें कुछ भी, ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटी दिखे वो उसके ऊपर हमको ग्रैब करना चाहिए। जैसे तुम्हारा जो जले मंजूषा इज डूइंग सम बिजनेस अंडर योर गाइडेंस,
लेकिन दैट इज टोटली डिफरेंट देन ऑयल एंड गैस सेक्टर। तुमने तो पहले से देख लिया कि ऑयल एंड गैस सेक्टर ठीक है, एक सेक्टर है, यू आर डूइंग इट इन दैट, बट जो तुम दूसरा मंजूषा इज डूइंग डिफरेंट बिजनेस, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, जो कोई रिलेशन नहीं है उसका। और जो तीसरा भी तुम करोगे तो पूरा अलग ही होगा, मतलब जो और कर भी रहते हैं। और एक जो तीसरा बिजनेस तुम्हारा जो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाना था, अनफॉर्चुनेटली वो उसको ब्रेक लग गया किसी भी वजह से। जो शॉप वाला, जो तुम्हारा अंधेरी में शॉप जो तुमने खोला था वो वाला। तो दैट वे पर्सन हैज टू बी ओपन, जो सामने दिखे अपॉर्चुनिटी उसको वन शुड ग्रैब दैट, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो क्राइसिस आती है दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अनदर एग्जांपल फॉर दैट, जैसे कि क्राइसिस आई, जैसे 21 मार्च जो लॉकडाउन हुआ, रेलवे बंद हो गई, पूरा शेयर मार्केट डप हो गया, लोगों ने घर बैठे बैठे करोड़ों रुपए कमा लिए। उसमें उसने जिसने गढ़ दिखाया, तुम यू आर वन ऑफ देम, उसने जो गढ़ दिखाया कि उस समय पैसा डालो कि जिस समय सब लोग डरे हुए हैं। तो वो जो ताकत होती है ना, एंटरप्रेन्योर की ताकत होती है। हमने भी डाले बहुत, थोड़े बहुत जो लगा उस समय कि डालने चाहिए, इतना तो लगा कि भाई ये राइट टाइम में डाले, तो हमने भी डाले। ऑफकोर्स तुम यूएस में खेल रहे हो तो हम वैसे तो नहीं कर पाए। मेरा मेरा राजेश मेरा मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल था उस टाइम पे, कि जो स्टॉक मार्केट जिस लेवल तक पहुंच गया था, अब उसके बाद मैंने सोचा या तो हम सब रहेंगे या हम सब खत्म हो जाएंगे कोरोना वायरस में। जब सब खत्म हो जाएंगे तो पैसा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और रहेंगे तो ये स्टॉक वापस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इट वाज अ बेट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वन मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय मिस्टर शैलेश पाटिल, ही इज आस्किंग, इसका क्वेश्चन मैं सेम वे से नहीं पूछूंगा। ही हैज सम वन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, वन पर्टिकुलर फील्ड में, और 20-25 साल उस फील्ड में एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं चल रहे हैं। ही इज रेडी टू डाइवर्ट इनटू अदर्स, लेकिन लोग बोलते हैं कि तुमको इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तुमको हम क्यों लेंगे, और ये फैक्ट है। लेकिन इसका आंसर मैं भी देना चाहूंगा कि क्या है, और तुमसे भी लूंगा। क्योंकि होता यह है कि लोग, जब वो 25 साल उसने काम किया है एक लाइन पे, तो उसमें उसको क्या बोलूंगा मैं, ही इज बिकम मास्टर इनटू दैट। तो उसको एक इस तरह की सैलरी मिलती है, उसका वो एक्सपीरियंस वो सब काउंट करके। और वो जब नए फील्ड में जाता है, ही इज नॉट हैविंग दैट मच एक्सपर्टाइज एंड ओ, तो अगर वो वही सैलरी एक्सपेक्ट करके जाएगा कि भाई मेरे को ये सैलरी अभी नए फील्ड में भी मिले, तो कोई भी एम्प्लॉयर ये सोचेगा कि भाई तुमको वो फील्ड का एक्सपीरियंस है। भले हम मानते हैं कि तुम्हारे पास वो मैनेजरियल कैपेबिलिटी होगी और ये सब चीज होगी, उसके लिए डेफिनेटली दे विल कंसीडर, बट जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज तुम्हारे पास आई होगी वो नए वाले बिजनेस में उतनी यूजफुल नहीं होगी। तो एटलीस्ट 6 मंथ यू शुड डाउनग्रेड, जो ऐसा बोलते हैं ना, जैसे शिवाजी महाराज और औरंगजेब की, सॉरी अकबर की लड़ाई हुई थी, उस समय औरंगजेब की लड़ाई हुई थी, तो शिवाजी महाराज ने तह कर लिया था। उस समय टेम्पररीली उन्होंने हार मान ली थी और पीछे हट गए, अपने काफी किलो उन्होंने छोड़ दिए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहा हूं मैं, तो छोड़ दिए थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने पूरा राज बढ़ा दिया, वो तो किले लिए, उसके बाद और किले लिए। तो वही अप्रोच होना चाहिए आदमी का कि भले टेम्पररीली यू शुड बी कम बैक, अपना सैलरी एक्सपेक्टेशन यू शुड कम डाउन एंड एक्सेप्ट द जॉब, और उसके बाद में 6 महीने में ही लोगों को मालूम पड़ जाएगा भाई इस फील्ड में भी ही इज दैट मच, जो कैपेबल बंदा है। तो टेक्निकल सीखने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है, टेक्निकल आज नहीं तो कल 2-3-4-5 महीने में वो सीख जाएगा। और कैपेबिलिटी एक ऐसी चीज है, वो उसके पास है, तो वो दूसरे वाले फील्ड में भी वही लेवल पे जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा उसको। और राजेश, मैं तुम्हारे बात में सब एक दो चीजें ऐड करूंगा। एक, कि मेडिकली भी ये प्रूव हो गया है कि अगर आप जिंदगी भर एक ही काम करते रहते हैं तो इट इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। अगर आपने 25 साल काम करने के बाद एक दूसरी फील्ड में जाते हैं तो आपकी जो ब्रेन स्टिमुलेशन है वो इतनी बेहतर होगी कि आपके लिए फिजिकली मेंटली ऑल्सो इट इज गुड। नंबर 2, यू शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे उस सेक्टर की नॉलेज तो है ही है, वहां पे अगर वो सेक्टर दोबारा खुलेगा तो मैं कभी भी जा सकता हूं, लेकिन मुझे एक और सेक्टर को सीखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, मुझे 2 साल कम सैलरी पे रहना पड़ेगा, बट अब मेरी स्किल 2 सेक्टर की हो जाएगी। तो ये कितनी बड़ी चीज है। तो ब्रेन, योर ब्रेन हेल्थ एंड ऑल्सो योर स्किल सेट इज लाइक एजुकेशन इटसेल्फ। जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग एक तरह का सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ये दोनों इंजीनियरिंग, ऐसे भी लोग हैं ना जो दो इंजीनियरिंग किए, डबल इंजीनियर्स बोलते हैं उसको, ऐसे भी लोग हैं मैंने देखे जो दो उस फील्ड में किए। तो उस समय पढ़ रहे हैं, इसमें कम से कम दूसरा नॉलेज लेते हुए भी आपको कुछ ना कुछ सैलरी तो जरूर मिलने वाली है, और ये दोनों का स्किल बाद में ऐड होने के बाद यू विल गोइंग टू बी द नेचुरली मास्टर। और तुम्हारा एग्जांपल और एक मैं लेना चाहूंगा, यू हैव डन सिविल इंजीनियरिंग, बट बाद में तुमने सिविल का काम आगे भी किया, पूरा दुनिया भर का काम किया है, तो सिविल तो बाद में रहेगा, क्योंकि बाद में शुरू का जो अपना है
भले इंजीनियरिंग हम लोग किसी भी लाइन में करते हैं, बाद में काम तो मैनेजमेंट और अपना जो एबिलिटी है वो हर एक सेक्टर में किस तरह से यूटिलाइज करके मूवमेंट लाए प्रोजेक्ट को या जो भी काम को, दैट इज द मेन वर्क ऑफ द पर्सन। आई थिंक राजेश, मुझे तो जब ढबोल का काम दिया मेरे सीईओ ने, तो बोला तुमको बॉस बना रहे हैं एलएनजी टर्मिनल का, तो मेरा तो पहला क्वेश्चन फोन पे उनसे ये था, मिस्टर कौशिक हैं, उनसे मेरा क्वेश्चन था कि सर ये एलएनजी क्या होता है। हाँ। और हमको उस टाइम का इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था पुंज लॉयड को, और मेरे सीईओ थोड़े सोच में पड़ गए। तो उन्होंने कहा यार तू मल्होत्रा को फोन कर ले, उसको पता होगा। कैन यू इवन इमेजिन कि ये लुक एट द रिस्क, नो बट लुक एट द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ पुंज लॉयड, कि हम काम ले लेते थे, हमको विश्वास होता था कि हम कर देंगे, हम कमा लेंगे उसमें से पैसे। तो ये सीईओ से नीचे तक डाउनलोड की कल्चर थी। नहीं, दैट इज द फैक्ट। जैसे मैंने भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की है, लेकिन पहली बार जब मैंने इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट लिया था, मुझे एक्चुअली इलेक्ट्रिकल के बारे में ABC कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन हमने लिया, गलतियां भी की, लेकिन जहां जहां मैं गलतियां की वहीं पे मैं मास्टर हुआ भी। क्योंकि गलतियां करने के बाद आदमी बहुत ज्यादा देखता है भाई गलती कैसी होगी, अभी इसका लॉस कैसे रिकवर करें, कौन से बेस्ट तरीके से इसको कम से कम कॉस्ट में काम कंप्लीट करें, तो उसमें और उससे नॉलेज बढ़ जाती है, फिर बाद में वही चीजों में हम मास्टर बन जाते हैं। तो जिसमें गलतियां नहीं करते हो तो भाई ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी सही है तो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो दैट इज द फैक्ट। एंड पंकज, मेरे ख्याल से आज का अपना सेशन काफी अच्छा रहा, और हम लोग यू हैव गिवन यूर नॉलेज, जैसे कि बाहर में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, यूरोप में किस तरह से लोग कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, गिग इकोनॉमी की तरफ से किस तरह से जा रहे हैं, और वैसे ही शायद इंडिया के लोगों को पर्टिकुलर आगे आना पड़ेगा, दे हैव टू लुक फॉर गुड जॉब्स। कोविड को मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आदमी आए हैं तो जाने वाले हैं, कौन पहले जाएगा कौन आगे जाएगा, ऐसा मेरा खुद का मानना है। जिनको डरना है वो डरे, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये मेरा पर्सनल मेरा ऐसा है कि कोई किसी को कोई जाना आना ये अपने हाथ में है नहीं। जितना प्रिकॉशन आप लोग ले सकते हैं लेना चाहिए, वो उसमें मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि प्रिकॉशन बिना प्रिकॉशन लिए कुछ आगे करे, ये तो पागलपन होगा। जैसे कि शेर आगे खड़ा है, बोलूंगा मैं शेर से नहीं डरता हूं, और वो सामने तो शेर तो खा ही जाएगा, लेकिन आपके पास आपका तलवार है या आपके पास बंदूक है, तो शेर भी आपका कुछ नहीं कर सकेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, प्रिकॉशन। तो अगर हम लोग प्रिकॉशन लेके शेर का भी सामना कर सकते हो, शेर के भी पिंजरे के अंदर बंद कर सकते हैं। तो कोविड कौन सी चीज है, इंडिया आदमी इतना इंटेलिजेंस है, इतना कैपेबल है, दिमाग से अगर डर निकाल देगा और फेस करेगा सिचुएशन को, तो मेरे ख्याल से बड़ा सक्सेस आदमी कर सकता है, जो कोई भी दुनिया की ताकत या कोई भी प्लेनेट के ऊपर जो एनिमल है जिसमें जो एबिलिटी नहीं है जो आदमी के पास है। लेकिन मन में माइंड में उसकी एक डाउट आ गया अपने आप के ऊपर कि ये नहीं कर सकता है, और डर आ गया। डर सबसे बड़ी चीज है और पीछे लेने के लिए। और इम्यून, जैसे ये प्रूव हुआ है कि आदमी की जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसके ऊपर कोविड कुछ नहीं कर पाता है, और डर जो है 50% इम्यूनिटी कम कर देता है। तो मेरे ख्याल से आदमी को निडर बनना चाहिए, डरना नहीं चाहिए उसके साथ, और निडर तभी बन पाता है जो प्रिकॉशन लेता है। तो जो जो प्रिकॉशन कही गई वो लेते हुए काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड थैंक यू वेरी मच पंकज फॉर कमिंग on our Ek Udan platform or guiding our listeners and our young generation what to do, and sparing your valuable time. Thank you very much. Thank you.